हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CAC PIS एकेडमी। आज का डेट है 14 मई और आज हम इन टॉपिक के ऊपर अपना एनालिसिस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @CACP_Assam, जहाँ पर आपको इस एनालिसिस के साथ साथ ये PDF भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट कि अगर आपको GS फाउंडेशन कोर्स चाहिए, इफ़ यू वांट अ ईयर लॉन्ग कोर्स टू बिल्ट अप योर नॉलेज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो आप CAC PIS एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर 3 बैच टाइमिंग्स, सुबह 8 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 7 बजे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिए। सो आज न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी है इंपॉर्टेंट है, पर हाँ, तो आज आप देखोगे कि टॉपिक्स थोड़ा सा कम है। देयर आर ओनली 4 टॉपिक्स दैट टुडे वी विल बी डिस्कसिंग आफ्टर एनालाइजिंग द होल न्यूज़पेपर्स, ऑल द न्यूज़पेपर्स। तो हम 4 जो टॉपिक है वो सारा का सारा GS 3 से है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ इंडिया US WTO। सो न्यूज़ क्या है? India proposes to impose retaliatory duties under WTO norms against the US over American tariff on steel and aluminium। तो मतलब रिटेलिएटरी ड्यूटीज़, मतलब यहाँ पर रिटेलिएटरी टैरिफ के बारे में बोला जा रहा है कि अमेरिका जो इंडिया से भेजे गए स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो वो टैरिफ लगाते थे, उसको रिटेलिएट करके अभी इंडिया भी WTO नॉर्म्स के ऊपर हिसाब से अमेरिका के गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाएंगे। ऑलराइट, सो इन द नेम ऑफ सेफ गार्ड मेजर, कि अगर US टैरिफ लगा रहा है तो इंडिया रिटेलिएट करके, मतलब पलटवार करके इंडिया भी टैरिफ लगाएगा। तो क्यों लगाएगा? क्योंकि जो टू सेफ गार्ड इंडियाज ओन प्रोड्यूसर्स। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कि मार्च 2018 को द यूनाइटेड स्टेट्स हैड इम्पोज सेफ गार्ड टैरिफ ऑफ 25%, कि इंडिया से भेजा गया सर्टेन स्टील प्रोडक्ट और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% इम्पोर्ट ड्यूटी और एल्यूमिनियम के ऊपर 10% इम्पोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया गया था, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मेजर US ने लिया था वो इंडिया को और मल्टीपल कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया था। ऑलराइट, सो WTO नॉर्म्स के अंदर जो एग्रीमेंट ऑफ सेफगार्ड है, तो सेफगार्ड का मतलब क्या है? बचाना। किसको बचाना? इन दिस कंटेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी को बचाना फ्रॉम द फॉरेन इन्फ्लुएंस। तो वो है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड। सो व्हाट आर एक्चुअली द सेफगार्ड मेजर्स? देखते हो, सो दे आर द टेम्पोररी मेजर्स। तो यहाँ पर अगर इंडिया अगर कह रहा है कि वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा, तो ये वो जो होगा वो एक टेम्पोररी मेजर होगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट होगा, लॉन्ग रन में चलेगा, कि जब तक US टैरिफ लगा रहा है तब तक इंडिया भी टैरिफ लगाएगा। अगर US कम कर देता है तो इंडिया भी कम कर देगा। ठीक है, सो इट इज़ अ टेम्पोररी मेजर्स ऑफ अ कंट्री कैन इम्पोज, जैसे कि हायर टैरिफ टू प्रोटेक्ट अ स्पेसिफिक डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड सर्ज इन इम्पोर्ट। तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो क्या है? वो है आपका स्टील एंड एल्यूमिनियम। Alright, governed by the WTO agreement on safeguard that we have already discussed. Now what is retaliatory duty या फिर retaliatory tariff? रिटेलिएटरी ड्यूटी या फिर रिटेलिएटरी टैरिफ वही है जो मैंने बोला है कि अगर USA ने इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ किया है, उसके रेस्पॉन्स में अगर इंडिया भी रेस्पॉन्स करता है, इंडिया ने जो रेस्पॉन्ड करके इंक्रीज़ किया है, उसको कहा जाता है रिटेलिएटरी टैरिफ। So next is generalized system of preference, कि it is a trade program providing preferential duty free entry for up to 4,800 प्रोडक्ट। तो ये जो एक सिस्टम है एक्सटर्नल ट्रेड का, तो ये कुछ सामान जैसे कि 4,800 जो प्रोडक्ट्स है जो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड मार्केट्स में जाएगा, से फॉर एग्जांपल इंडिया से US में जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप्ड में, तो वो जो होगा ड्यूटी फ्री एंट्री होगा। ये भी WTO के अंडर ही आएगा, अंडर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। सो ये जो है इंडिया वाज रिमूव फ्रॉम GSP बाय द US इन 2019। ये आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट होगा आपके प्रीलिम्स के लिए कि इंडिया GSP के अंदर आज के डेट में नहीं आता है, वो 2019 को ही रिमूव कर दिया गया। अगर WTO में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी सिस्टम है, जो है WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म।
इट इज़ अ रूल्स बेस्ड सिस्टम वेयर मेंबर कंट्रीज कैन रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, ये नाम से पता चलता है। रिटेलिएशन कैन ओनली ऑकर आफ्टर फॉर्मल WTO प्रोसेस और कंसल्टेशंस फेल, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच अगर कंसल्टेशन फेल होता है तब इंडिया WTO के नियम के हिसाब से ही रिटेलिएटरी टैरिफ लगा सकता है। ठीक है, सो करेंट सिचुएशन जो है ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज द न्यूज़ अबाउट इन्फ्लेशन ट्रेंड्स एंड RBI पॉलिसी। इट इज़ अ रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया कूल टू नियरली 6-year लो, कि 6 साल में आज के डेट में जो इन्फ्लेशन रिपोर्ट आया है तो वो सबसे कम है पिछले 6 साल में, 3.16%। कि हमारा अगर इन्फ्लेशन टारगेट देखते वो क्या है, 4% विथ अ टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%। 2% से लेकर 6% तक जो टैरिफ है, सॉरी टैरिफ बोल के टैरिफ मुंह में आ रहा है, टैरिफ नहीं, इन्फ्लेशन टारगेट है वो 4% से विद टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%, मतलब 2% से लेकर 6% के बीच इन्फ्लेशन रहना है। तो आज के डेट में जो इन्फ्लेशन रेट आया है वो है 3.16%, जो 6 साल में बहुत ही कम है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, या इसमें न्यूज़ में एज सच कुछ जानने लायक है नहीं, कुछ बेसिक्स हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों सेम ही है। तो रिटेल इन्फ्लेशन या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, जो कि रिटेल लेवल पे, मतलब कंज्यूमर लेवल पे जो गुड्स एंड सर्विसेज के दाम चेंज होते हैं उसके जो परसेंटेज ट्रैकिंग है उसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर रिटेल इन्फ्लेशन। कि आज आप जो सामान दुकान से खरीदते हो तो उसका दाम तो हर वक्त चेंज होता रहता है ना, धीरे धीरे वो इंक्रीज़ होता रहता है। तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज है कितना % दाम वो चेंज करता है उसको कहा जाता है रिटेल इन्फ्लेशन या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट एक्चुअली ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन क्या है भाई, इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स। तो इसके साथ साथ आपको और एक चीज़ मिल सकता है, कोर इन्फ्लेशन। व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन का मतलब है हर एक गुड्स एंड सर्विसेज का जो इन्फ्लेशन है एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल। कि इन्फ्लेशन से अगर आप फूड को निकाल देते हो और फ्यूल को निकाल देते हो, बाकी जिन चीज़ों का इन्फ्लेशन होगा उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। और अगर आप हर चीज़ को इंक्लूड करते हो, फूड, फ्यूल, XYZ एवरीथिंग इफ़ यू इंक्लूड, उसको कहा जाएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। याद रखिए, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऑलराइट, डिफ्लेशन का मतलब क्या है? डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का उल्टा, कि ग्रेजुअल प्राइस डिक्लाइन। सो इंडिया में जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का जो दायित्व है वो किसके पास है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप अच्छे से यहाँ पर ये चीज़ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, US चाइना ट्रेड डील। तो रिसेंटली आपको पता है कि बहुत दिनों से US का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, बहुत बार मैंने वीडियो बनाया है, CNA में डिस्कस किया है। तो US ने बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। फिर US ने चाइना को छोड़ के बाकी सारा कंट्री का क्या किया, रेसिप्रोकल टैरिफ में हॉल्ट लगा दिया था 90 दिनों का। तो कल क्या डिस्कस हुआ, US चाइना का एक ट्रेड डील हुआ है, जहां पर US फिर से चाइना का भी रेसिप्रोकल टैरिफ को वो हॉल्ट कर रहा है। तो हम देखने वाले हैं कि इसमें इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन पड़ने वाला है। ठीक है, ये बात हम 2018 से अगर करते तो 2018 विथ इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ ऑन hundreds of billions of dollars वर्थ ऑफ गुड, कि US और चाइना का जो ट्रेड वार है, US धीरे धीरे करके चाइना के इंपोर्ट्स के ऊपर वो अपना टैरिफ इंक्रीज़ करता गया है। और रिसेंटली जो टैरिफ एस्केलेशन हुआ है उसमें और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, कि आप देख सकते हो US चाइनीज़ इंपोर्ट को अप टू 145% तक इंक्रीज़ किया है, और इससे बढ़ के ये 225 तक भी गया है, 225% तक भी गया है, ये भी न्यूज़ में आया। और चाइना ने 125% अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया था। कि मान लो कि एक गुड्स अगर US में उसका दाम है $100, अगर चाइना में दाम है $100, कि वो अगर US में आएगा तो उसका दाम होगा $225। ऑलराइट, तो US अगर वो US गुड्स अगर चाइना में जाएगा तो वो हो जाएगा ये 225 ना,
सो इट विल बी $325। तो यूएस में जाएगा तो ये $225 होगा, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा और दोनों कंट्री में ही रेस्पेक्टिवली दोनों कंट्री का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो डील क्या हुआ है, यूएस ने एग्री किया है टू रिड्यूस टैरिफ ऑन चाइनीज़ गुड्स टू 30%, कि ये 145% या फिर 225% तक जो किया गया था, तो वो अभी 90 डेज़ के लिए 30% ही रखा जाएगा। चाइना भी उसके साथ साथ यूएस गुड्स का टैरिफ 10% तक रखेगा, वो 125% नहीं करेगा। ऑलराइट, सो इसमें इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है कि यहाँ पर हम दो स्ट्रेटजी देखेंगे कि मान लेते हैं कि एस्केलेशन अगर चलता है यूएस और चाइना के ट्रेड के बीच, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया एक चांस लेगा। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं आपदा को अवसर में बदलो, तो इंडिया भी यहाँ पर इंडिया विल ट्राई टू बी द अपॉर्चुनिस्ट कि इंडियाज़ पोटेंशियल इन द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है कि अगर आप यूएस के कंटेक्स्ट में देखो कि ज़्यादातर रॉ मटेरियल जो है वो चाइना से ही आता है। और इट्स नॉट ओनली इन यूएस, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना ओनली। जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो चाइनीज़ रॉ मटेरियल्स वो इंपोर्ट करते हैं। तो चाइना, सिर्फ चाइना ही नहीं, तो उसके साथ साथ देयर मस्ट बी अ प्लस वन फैक्टर कि चाइना के साथ कोई और भी कंट्रीज़ होने चाहिए कि जो रॉ मटेरियल सप्लाई करे, कि देयर मस्ट बी वन ऑल्टरनेटिव। तो इंडिया वो जो प्लस वन है, प्लस वन वो बन सकता है कि अगर चाइना के साथ अगर किसी कंट्री का ट्रेड रिलेशन ख़राब हो रहा है तो इंडिया उसमें चांस लेके वो उस कंट्री का ट्रेड पार्टनर बनेगा। तो वो है चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। तो उसके लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट, पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट गुड्स टू यूएस, जो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि यूएस में इंडिया गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा अगर चाइना और यूएस के बीच रिलेशंस ठीक ना रहे। तो अगर टॉक्स प्रोग्रेस हो, अगर रिलेशंस ठीक हो जाए, तब इंडिया में इम्प्लीकेशन क्या होगा, वो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होगा कि इन्वेस्टर्स जो है वो चाइना में फिर से इन्वेस्ट करना चालू करेंगे और इंडिया में नहीं करेंगे। तो वो इंडिया का क्या है, रिलेटिव एडवांटेज नहीं होगा, वो डिसएडवांटेज होगा। सो रिड्यूसिंग इंडियाज़ रिलेटिव एडवांटेज। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया जो स्कीम है इंडिया में, वो अभी भी इट इज़ वेरी मच रिलाइड ऑन चाइना। कि मेक इन इंडिया तो हम बोल रहे हैं ना, मेक इन इंडिया में बनना चाहिए, तो वो अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी भी बाहर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है। इंडिया फेसेस इट्स ओन टैरिफ इशू विद यूएस और इंडिया का खुद का ही एक टैरिफ इशू है। नेक्स्ट, WTO नोटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल रेसिप्रोकेशन एक्शन इंडिकेट्स राइजिंग टेंशन। कि अगर जो WTO अगर उसमें कुछ नोटिस दे दे कि आप मतलब ऐसे रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर रिटेलिएट टैरिफ जो लगा रहे यूएस और चाइना वो नहीं कर सकते हो, फिर से रिलेशंस अच्छा बन जाएगा, तो इंडिया का एडवांटेज नहीं बनेगा तब। ऑलराइट, नेक्स्ट, द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, इरिगेशन इश्यूज इन इंडिया। ऑलराइट, सो न्यूज़ क्या है, एक आर्टिकल जो द हिंदू में आर्टिकल आया है, अ डेथ दैट स्पॉटलाइट्स इरिगेशन प्रॉब्लम, कि रिसेंटली एक फार्मर ने इंडिया में सुसाइड किया है ड्यू टू इरिगेशन प्रॉब्लम। कि ऑन March 13, 2025 कैलाश अर्जुन नगारे बोल के एक यंग फार्मर है, सो ही डाइड बाय सुसाइड। और उन्होंने जो रीज़न दिया है सुसाइड का, उन्होंने बोला है कि इरिगेशन डिमांड जो था अपने खेत का, वो डिमांड वो मीट नहीं कर पाया। ठीक है, तो उससे पता चलता है इंडिया में इरिगेशन इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। तो क्या क्या इश्यूज़ यहाँ पर हाईलाइट किया गया इन द आर्टिकल, जैसे कि अनइक्वल एक्सेस टू इरिगेशन, कि हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ को इरिगेशन एक्सेस नहीं मिलता है, कि पोर फार्मर्स जो है वो इरिगेशन फैसिलिटी अवेल नहीं कर पा रहे, जो मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, जो लार्ज फार्मर्स है वो कर पा रहे। कुछ सोशल स्टिग्मा है कि मान लीजिए कोई एक गांव है जहां पर डोमिनेट करता है कुछ उच्च जाति के लोग, वहां जो बोरवेल है वो अभी भी अनटचेबिलिटी इन अ पैसिव फॉर्म वो प्रैक्टिस करे, तो वहां से बहुत से जाति को उस कुएं से पानी ड्रॉ करने को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, अनसस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस, कुछ इरिगेशन प्रैक्टिसेस ऐसे किए जाते हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं है। ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोटेशन, की बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन हो, बहुत अनसस्टेनेबल इरिगेशन हो, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सप्लोट हो रहा है और वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। एंड लो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, की जैसे इरिगेशन करना चाहिए वैसे इरिगेशन नहीं होता है। जैसे कि हमारा जो है आपका स्कीम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वहाँ पर क्या बोल रहा है, पर मोर क्रॉप पर ड्रॉप, सो इट सजेस्ट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन, कि कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे हो।
नेक्स्ट अटल भूजल योजना, इट इज़ अबाउट द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. एंड लास्ट जल शक्ति अभियान, जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन किया जाता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम स्टूडेंट्स. तो आप ये तो है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So let's practice some MCQs. So you can see here Indian agriculture related 2 questions हैं यहाँ पर. टोटल 4 questions है. तो स्टूडेंट्स आप इन ये क्वेश्चंस पढ़ के कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए. इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट मार के भी सेव कर सकते हो. Similarly, you should answer question number 3 as well as question number 4, which is also related to irrigation and agriculture. All right. So I hope I will be getting in the comment section all of your answers. So good luck, students. So if you want our smart books, you can just call in this number, and you can see the 17 set of books, how they are well crafted for examination. Thank you so much. We will be discussing on the next day. Till then, take care.